15 तक हो चुकी थी, अब हम लोग 15 से आगे चलेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में एक वित्त आयोग होगा जो केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा करने के लिए उत्तरदायी होगा। ये सवाल का अभ्यास पहले भी कराया है, थोड़ा घुमा फिरा कर कराए, तरीका थोड़ा अलग था सवाल का, और ये सवाल 64वीं बीपीएससी के पीटी में आ भी चुका है। तो सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में एक वित्त आयोग होगा। इसका सिंपल सा एक लाइन में इतना समझे, सवाल ये पूछ रहा है कि वित्त आयोग का वर्णन संविधान में किस अनुच्छेद में है। पहला विकल्प है 284, दूसरा है 280, तीसरा 296, चौथा 266, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये पहले भी बता चुके हैं, आप लोग बताइए पहले इसका सही जवाब क्या होगा, फिर हम इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए, एक स्टूडेंट दिए 280 यानी बी। चलिए, और कोई जवाब देंगे? दो सौ अस्सी अनुच्छेद के तहत ही है, अनुच्छेद 280 के तहत ही है। सही जवाब है आपका। वित्त आयोग का काम क्या है? केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा करना। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? एनके तिवारी है। एनके तिवारी या एनके सिंह, ऐसे कुछ नाम है, आप लोग देख लीजिएगा 15वां वित्त आयोग से संबंधित सारी चीजें, क्योंकि इनसे सवाल आ जाते हैं कि वित्त आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अन्य सदस्यों के भी नाम आ जाते हैं यदि कोई उसके साथ चेंज हुआ है कभी, जैसे कि जो शक्तिकांत दास है गवर्नर, ये भी पहले वित्त आयोग से जुड़े हुए थे, लेकिन जब ये गवर्नर बने तो उसके जगह सीट खाली हो गई तो कोई और आए हैं। ये सब हो गया। और 15वां वित्त आयोग का क्या सिफारिश है, इसका क्या एजेंडा है, ये सब आ जाता है। तो ये सब पर नोट्स भी मिल जाएगा। पीटी फैक्ट्स, जब इकोनॉमी का पीटी फैक्ट्स जाएंगे तो वित्त आयोग का नोट्स मिल जाएगा इससे संबंधित, या पॉलिटी के पीटी फैक्ट्स में मिल जाए, कहीं भी आप लोग को करंट से रिलेटेड जब कराया जाएगा तो ज्यादातर इकोनॉमिक करंट से ही रिलेटेड होते हैं, तो वहीं पर इनका दे दिया जाएगा। 15वां वित्त आयोग का भी और 14वां वित्त आयोग का भी पढ़ लीजिएगा। कभी कभी एक बिफोर भी कर देता है, कभी कभी ऐसा है जैसे भी चल रहा है 15वां, लेकिन दे देगा 14वें से, ऐसा भी कभी कभी होता है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। हाल फिलहाल में जितने भी इंडेक्स बने हैं, खासकर वो इंडेक्स जहां की भारत की स्थिति मजबूत हुई है, उनको आप लोग सूची बनाना शुरू कर लीजिए। उनको अपना माइंड में अभी से ही रखिए, कौन सा इंडेक्स में जितने भी है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक, हंगर इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स है सबका एक लिस्ट बनाइए और अभी से उनको माइंड में रखिए। सामान्यतः इनसे सवाल आ ही जाते हैं पीटी में। अब है 17 नंबर में, अनुच्छेद 331 के अनुसार, 330 नहीं कह रहा, 331 कह रहा, 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत किया जा सकता है। ठीक, हालांकि ये भी क्या हुआ है, 2020 में इसको आगे नहीं बढ़ाया गया, इसको हर 10 साल में संशोधित करना पड़ता है। तो एससी एसटी का रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन इनका नहीं बढ़ाया है, तो अभी ये सस्पेंड में ही कहिए है, इस वजह से ये वीवीआई आ जाता है, इनसे संबंधित सवाल आ सकता है। तो सवाल है, अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत किया जा सकता है। इन्हें मनोनीत करने की शक्ति किनके पास है? पहला है अल्पसंख्यक आयोग, दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा भारत के राष्ट्रपति, चौथा मंत्री परिषद, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ग नंबर, भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 331 के अनुसार। 330 में क्या है? 330 है राज्य में
एससी, ये लोकसभा में SC ST का रिजर्वेशन, और 332 में क्या है, राज्य के विधान परिषद में SC ST का रिजर्वेशन। ये 3 प्रमुख अनुच्छेद याद रखिएगा। अब अगला सवाल, किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? इस सवाल का अभ्यास पहले भी करा चुके हैं इसी पार्ट में, लेकिन बस तरीका अलग था, क्वेश्चन का तरीका अलग था। यहाँ डायरेक्ट वे में है, वहां घुमा के था, लेकिन मीनिंग सेम है। तो इसका जवाब आप लोग ही दीजिएगा। सवाल है, किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? पहला विकल्प है 53, दूसरा 52, तीसरा है 56, चौथा 352, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग इसका जवाब दीजिए। पहले क्या होगा इसका? 53, 52, 56 और 352, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग के अनुसार कौन सा जवाब होगा? पहले आप लोग दीजिए, फिर हम बताते हैं। चलिए, एक दिए है लास्ट वाला। लास्ट वाला से क्या मतलब है? इनमें से कोई नहीं, लास्ट वाला में ई का बात कर रहे हैं या 352 की बात कर रहे हैं? चलिए, आप बोले ई। और कोई जवाब देना चाहेंगे? इसका अभ्यास हम दोपहर में भी कराए हैं, वहां बस तरीका अलग था। वहां था केंद्रीय अधिशासी शक्ति, वहां पर लिखा हुआ था केंद्रीय अधिशासी शक्ति, जो कि हम समझाए भी थे कि इसका मतलब हुआ कार्यपालिका की शक्ति। केंद्र की अधिशासी शक्ति का मतलब हुआ कार्यपालिका शक्ति, और कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। ये अनुच्छेद 53 में दिया गया है, ये उस समय भी समझाए है। इसलिए कहते हैं वीडियो का रिवाइज करते रहिए। हम यही वजह है कि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लेके चलते हैं, कि 15 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि 15 क्वेश्चन को पहले 3 बार सुनिए। अगला सवाल है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। क में है प्रधानमंत्री, ख में है मंत्रिमंडल, ग में है मंत्रिपरिषद, घ में है विरोधी दल का नेता, अंघ में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। ए में प्रधानमंत्री, बी में मंत्रिमंडल, सी में मंत्रिपरिषद, डी में विरोधी दल का नेता, ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक, आप दिए हैं नाइला ए। चलिए ठीक, आपके अनुसार ए, इसको एक व्यक्ति। बाकी और कोई जवाब देना चाहेंगे? IOC सी मंत्रिपरिषद। ठीक, और कोई? अभी जस्ट हम समझाए हैं आप लोगों को। अभी 18 में ही सवाल था ना? क्या था सवाल? कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। देखिए, इस सवाल में ही एक जीएस छुपा हुआ है। इस सवाल में एक जीएस छुपा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। अब जब संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा।
और पहले भी हम कई बार बता चुके हैं कि राष्ट्रपति प्रधान जो है वही क्या है, उसमें सारी शक्तियां निहित है, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सैन्य हो। हाँ, लेकिन ये भी है कि उसका पद रबर स्टाम्प के जैसा जरूर है, लेकिन देश के सारे काम किनके नाम पे होते हैं? राष्ट्रपति के ही नाम पर होते हैं। ये चीज पहले भी बता चुके और अभी जस्ट बताए हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थे। अब जब संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ का हो गया भारत, जब संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। यह स्पष्ट है। ये स्पष्ट इसी से हो रहा है, जब जिसमें सारी शक्ति निहित है वही उसके अध्यक्ष होंगे। अब यहाँ राष्ट्रपति तो है नहीं, इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, यानी विकल्प ई, यानी पांचवा उत्तर। देखिए, सिविल सर्विस में जो होता है और जो जनरल कंपटीशन होता है, दोनों में एक बेसिक अंतर होता है। जनरल कंपटीशन में क्या है, पढ़ते चले जाओ, फैक्ट को पढ़ते चले जाओ। सिविल सर्विस में एक दूसरे से जोड़ना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, एक बात को दूसरी बात से, दूसरा को तीसरा से, इस तरीके से जोड़ना पड़ता है। खासकर मेंस में ऐसा होता है, क्वेश्चन है पॉलिटी का लेकिन वो उसमें इकोनॉमी भी छुपा रहेगा। क्वेश्चन हिस्ट्री का है, उसमें हो सकता है आपका जो है एक पॉलिटी भी छुपा हुआ है। तो ये होता है, और सिविल सर्विस में इसीलिए कहा जाता है कि एक दूसरे से कनेक्ट करके डिप्थ में पढ़ने के लिए। अदर कंपटीशन के जीएस में ऐसा नहीं होता है, और आपको वहां पर बीपीएससी इसी प्रकार घुमा करके देगी। अब यही क्वेश्चन आपको दे देगी, भारत की केंद्र सरकार का अधिशासी शक्ति किसके पास है? तो भी राष्ट्रपति। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को वो नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति अपना काम कराने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना पड़ता है। इसको ऐसे समझिए, राष्ट्रपति हेड है, इसी में कार्यपालिका की शक्ति। अब ये अपना काम कराने के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री रखा। लेकिन चूंकि भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है, हम लोग जनप्रतिनिधि चुन के भेजे हैं, संसदीय प्रणाली अपनाए हैं, और संसदीय प्रणाली में क्या है, सरकार या सरकार कहिए या कार्यपालिका कहिए, विधायिका के प्रति जवाबदेह है, उसकी जिम्मेवारी है। तो प्रधानमंत्री का क्या काम है? उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना। अब ये लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया, जब इसको लोकसभा में बहुमत मिल गया, अब क्या है, अब ये अन्य मंत्रियों का लिस्ट बना करके राष्ट्रपति को देंगे कि आप इन सबको मंत्री का शपथ दीजिए, इस मंत्री का। और प्रधानमंत्री के ही कहने पे राष्ट्रपति उसको हटा भी देते हैं। राष्ट्रपति का उनसे अपना कोई व्यक्तिगत नहीं रहता, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ही नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री के कहने पे वो अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अब प्रधानमंत्री और अन्य जितने मंत्री हैं सब मिलकर के क्या बनाएगा? मंत्री परिषद। और जो एक समान रैंक का मंत्री होता है, जो जिसको उच्च मंत्री कहिए, जो केंद्रीय मंत्री का जो संगठन होता है वो हो गया मंत्रिमंडल। इतना ही अंतर है। अब काम सारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि ये प्रशासनिक प्रमुख है, लेकिन ये राष्ट्रपति के नाम पे करेंगे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेखित है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेखित है। पहला विकल्प है 52, दूसरा 53, तीसरा 55, चौथा 59, पांचवा इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। आप लोग कोई बताएंगे किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेखित है? रुपेश जी सी बोले हैं और बिल्कुल सही बोले हैं, अनुच्छेद 55 में है।
अब अगला सवाल चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। इसमें क्या होता है, जैसे सामान्यतः जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, जो कि हम लोग लोकसभा और विधानसभा में इस्तेमाल करते हैं, वहां पर एक व्यक्ति का वोट एक होता है। लेकिन यहाँ जो होते हैं, इस पद्धति में जो भी वोट डालते हैं, उसका एक व्यक्ति का वोट ऐसे एक नहीं होता, उसका अलग होता है। जैसे विधायक का वोट है तो उस राज्य की जनसंख्या और वहां की सीट के अनुसार तय होगा। उसी प्रकार एमएलए है, एमएलए का वोट का वैल्यू अलग होगा, उसका जो भी वोट का होगा। और इसमें क्या होता है, वरीयता के क्रम पे वोट दिया जाता है। वरीयता के क्रम का मतलब है कि जैसे हम लोग लोकसभा चुनाव दिए, वहां 4 कैंडिडेट है, तो यहाँ क्या होगा, किसी एक कैंडिडेट को दे दिए, इसको दे दिए। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता। वहां क्या होता है, यहाँ ये बताना है कि पहला नंबर में हम किसको दे रहे हैं। पहला नंबर में इसको दिए, दूसरा नंबर में इसको दे रहे, तीसरा नंबर में इसको, चौथा नंबर में इसमें। अब वहां ये गिनती किया जाता है कि पहला नंबर में सबसे ज्यादा किसको पहला नंबर आया। पहला नंबर देखा भाई, सबसे ज्यादा इसको आ गया, ठीक है। अब एक नियम और क्या है, राष्ट्रपति चुनाव वही जीतेगा, राष्ट्रपति बनेगा जिसको 50% +1 आया है, ठीक। अब इसको आया, लेकिन इसका देख रहा है, इसको ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा, ये चौथा है। अब इसको 50% +1 नहीं आ रहा है, तब क्या करेगा, इसका जो वोट होगा, इसका जो पहला नंबर होगा, ये तीनों में बट जाएगा, तीनों में बटेगा, तीनों में बटा। अब फिर देखेगा कि 50% +1 आ रहा है क्या, नहीं, कह रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर क्या करेगा, जो 3 नंबर है उसका भी बांट देगा। जब इसका बांटेगा, जब 2 बचेगा, तो 100% किसी को ना किसी को 50% +1 आएगा ही आएगा। तो ये जब तब तक होगा, जब ये प्रक्रिया तब तक चलता है जब तक कि किसी एक उम्मीदवार को 50% +1 वोट ना आ जाए। तो पहला विकल्प है, इनमें राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान गुप्त रूप से होगा, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधान पालिका का उच्च सदन विधान परिषद होगा, विधान पालिका परिषद होगा, यानी विधान परिषद होगा, ये भी बिल्कुल सत्य है। पंचायती राज को संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक अवसर प्रदान किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि चारों ही सही है, तो असत्य कौन है, तो कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो गया, अंगवा नंबर, यानी ई 5वां, कोई नहीं इनमें असत्य है। यहाँ देखिए 4 जीएस आपका कंप्लीट हो गया। सबसे पहला, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। दूसरा, राष्ट्रपति का चुनाव में क्या होता है, मतदान गुप्त रूप से होता है। विधान परिषद किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च सदन होगा, तो 168 के अनुसार। पंचायती राज को संविधान के द्वारा, कौन सा संशोधन के द्वारा संवैधानिक अवसर प्रदान किया गया, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 4 जीएस इसमें छुपा हुआ है, लेकिन उसके लिए क्या है, उस तरीके से आपको पढ़ना होगा। अब है कि नहीं, बनाते चले गए फिर तो नहीं होगा। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्तर प्रदान कर कब से लागू किया गया, कब से लागू किया गया है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका विकल्प है, पहला 24 अप्रैल 1992, दूसरा 24 मई 1993, तीसरा 26 मई 1994, चौथा 27 मई 1959, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है क नंबर, 24 अप्रैल को किया गया था, और हम लोग उसी दिन पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। अब अगला सवाल चलते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 क को कब जोड़ा गया। पहला विकल्प है 42वां 1975, दूसरा 44वां 1976, तीसरा
48वां 1980, चौथा 51वां 2005, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग बताइए इसका सही जवाब। एक जवाब दिए है 4 नंबर, यानी कि 51वां 2005। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 क और 51 क का संबंध है मूल कर्तव्य से। इतना हेल्प आप लोगों का कर देते हैं। यानी कि सवाल कह रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया। देखिए 3 सवाल का एक ही जवाब रहेगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का क कब जोड़ा, भारतीय संविधान में भाग 4 का क कब जोड़ा, या भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़ा। एक ही जवाब है तीनों का। ठीक, ऑप्शन है 42वां 1975 यानी 42nd 1975। दूसरा है 44वां 1976 यानी 44th 1966। तीसरा है 48वां 1980 48 1980। चौथा है 51वां 2005 91st 2005। जवाब क्या क्या आया है? बी। एक मौका और दे रहे हैं, इसका बता दीजिए। एक मौका और दे रहे हैं, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये बात सही है कि 51 का क यानी भाग 4 का क यानी कि मौलिक कर्तव्य, ये कब जोड़ा गया था? ये 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन वो ईस्वी था 1976, यहाँ है 1975। बात समझे? यूपीएससी कहाँ कहाँ कंपटीशन में फंसाया जाता है। सिर्फ 42वां देखे, कोई 42वां देखे, कोई 1976 देखे, ये नंबरिंग नहीं देखे। यहाँ पर ये नंबरिंग सही है तो ये गलत है, यहाँ पर ये नंबरिंग सही है तो ये गलत है, और आप लोग एक ही देखे, दोनों देखिए। तो इसका जवाब हो गया इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 76 रहता तब ये होता, या यहाँ पर 42वां रहता तब ये सही होता, लेकिन दोनों ऐसा है नहीं, तो इसका जवाब इनमें से कोई नहीं हुआ। अब अगला सवाल, वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? अगला सवाल है, वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? पहला विकल्प है 10, दूसरा 12, तीसरा 11, चौथा 9, पांचवा में से कोई नहीं एक से अधिक। ये गलती से टाइपिंग कर दिया है 6 है नहीं विकल्प। ठीक, अब आप लोग बताइए वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? सी नंबर दिए रुपए से 11 बिल्कुल सही जवाब है। 11 मूल कर्तव्य है। 1976 में 10 जोड़ा गया था, बाद में 2002 या 3 में एक और जोड़ा गया 11वां। 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा को लेकर के, शिक्षा दिलाना क्या है हमारा मूल कर्तव्य है। अब अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देने के लिए संविधान में महान्यायवादी का वर्णन है। देखिए एक सवाल यही छुपा हुआ, भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देने के लिए संविधान में किसकी व्यवस्था है? तो महान्यायवादी की व्यवस्था है। एक जीएस हो गया। अब सवाल है कि ये किस अनुच्छेद में वर्णन है? ये महान्यायवादी का, अटॉर्नी जनरल का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है संविधान में? पहला विकल्प है 76, दूसरा है 77, तीसरा है 78, चौथा है 177, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ए बिल्कुल सही जवाब है। ए जो रुपेश जी बताए 76 सही बात जवाब है। 76 में महान्यायवादी का वर्णन है।
अब देखिए, इसको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता, भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देने के लिए किस अनुच्छेद में वर्णन है, तब भी यही आइएगा 76। या फिर भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देने के लिए संविधान में किनका वर्णन है, तब होगा महान्यायवादी। यहां पर ये सब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को घुमा फिरा करके भी देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 26 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे? ठीक, 26 का सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे? पहला है 310, दूसरा है 315, तीसरा है 321, चौथा है 325, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब आप लोग बताइए पहले इसका जवाब। हम्म अच्छा, ये चीज बताइए, अनुच्छेद 310 में क्या है? अनुच्छेद 310 में क्या कहा गया है? इसका सही जवाब है 310। ये इसका सही जवाब है 310। अब ये 310, 315, 321 का क्या ये है, ये कल दोपहर की क्लास में समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि सुबह फिर क्लास भी है आप लोग का, तो इस वजह से अभी ज्यादा टाइम ये नहीं लेंगे, सुबह का क्लास लेट हो जाता है। आप लोग इस पे सर्च करके रखिएगा कि 310 और 315 में क्या अंतर है। सवाल को ध्यान से देखिए, ठीक ना, इसका जवाब सिमिलर में ही है, 310 315 में ये कंफ्यूजन करेगा। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जितने भी सिविल सेवाओं से संबंधित जितने भी प्रावधान है, जो कि 309 में भी है, 315-10 में भी है, 311 में भी है, 312 में भी है, फिर 3 से 15 से लेकर के 323 तक में भी है। तो इनको आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फिर कल हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं कि ये
310 क्यों है, 315 क्या है, 321 क्या है। अभी करेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आगे का 26 का कल करते हैं हम लोग। ओके।